नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं लगभग हर सब्जेक्ट्स की, जिसका आप यूज करके अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेबस को बिना कोचिंग के भी टाइम पे खत्म कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से। जैसा कि हमने अपना कल जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका हम स्टार्ट कर चुके हैं और कल हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस भी किया था। तो एक बार क्विक रिकैप करेंगे बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। एक बार क्विक रिकैप करेंगे कि अभी तक हमने किन किन चीजों को डिस्कस कर लिया है और आज भी हम कई चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। पर आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे कि हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। तो कल हमने जो हमारे लेक्चर की जो स्टार्ट की थी वो भौतिक परिवर्तन से की थी, जिसमें हमने भौतिक परिवर्तन के अलग अलग गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने रासायनिक परिवर्तन को डिस्कस किया था। फिर हमने काफी 10 एग्जाम्पल लिए थे हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के, और एक प्रयास किया था कि आपके मन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को लेकर कोई डाउट ना रह जाए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्लियर होने के बाद हमने शुरुआत की थी रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने बताया था कि जहां रासायनिक परिवर्तन होगा वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकेस अगर जो जिन बच्चे ने अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस दूसरे लेक्चर को देखने से पहले, पार्ट 2 को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को देख लें। देन आपको पार्ट 2 समझने में काफी आसानी रहेगी, क्योंकि जो टॉपिक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, अगर आपको उन टॉपिक में कंफ्यूजन, तो हो सकता है कि पार्ट 2 में आपको कुछ प्रॉब्लम आए। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने वही चीज आपको दोनों मीडियम में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में भी, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। हमने अभिक्रिया के लक्षण के बारे में डिस्कस कर लिया था कि अभिक्रिया के 6 लक्षण होते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। उसके बाद हमने कुछ ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जीआईएफ के थ्रू हमने देखा था कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, और मैंने ये भी बताया था कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम एक एक करके काफी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण के बारे में भी एक ब्रीफ आइडिया ले लिया था कि जब हम किसी अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रतीकात्मक निरूपण, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि जो जल बनने की जो प्रक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक और उदाहरण दे रखा है जहाँ पे अमोनिया फॉर्मेशन का उदाहरण हमने लिया है यहाँ पे, और इसको प्रतीकों के रूप में, जैसा कि अब हमने बताया था कि हम इसको अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो समय हो सकता है ज्यादा खर्च हो। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टेंड्स टू अमोनिया, टेंड्स टू अमोनिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर वर्ड्स में लिखने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स या कंपाउंड यानी तत्व या यौगिक को अगर हम उसके सिंबल यानी प्रतीकों के रूप में अगर लिख रहे हैं तो उसी समीकरण को, उसी इक्वेशन को लिखने में समय कम लग रहा है। और हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। जैसा कि मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि जो हम तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं या फिर जो अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट होते हैं, और जो तीर के निशान के दाईं ओर लिखे जाते हैं या जो अभिकारकों के अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। यही चीज आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि रासायनिक समीकरण को हमने केमिकल इक्वेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभिकारक को ही हम रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को ही हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो अभी तक का रिकैप था कि जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम शुरुआत करेंगे कुछ रिकैप क्वेश्चन के साथ जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को लिखा जाता है,
4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकैप कराया है और पिछली क्लास हमने डिटेल इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसे हम तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। वही अगर यहाँ पे अभिकारक की जगह अगर उत्पाद होता तब हमारा उत्तर हो जाता दाईं ओर। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चों के लिए भी। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर रिटन टू द राइट, टू द लेफ्ट, अप और डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब, आज हमें इस टॉपिक से स्टार्ट करना है। रासायनिक समीकरण के भी कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को डिस्कस करने से पहले एक नियम के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आपने इस नियम के बारे में पहले पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि 9th क्लास में जब आपने अणु और परमाणु के बारे में जब पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में, तो वहां पे आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहता है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसीलिए तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। खैर नियम यहीं तक है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। सेम चीज आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ या मैटर नहीं है जो हमने बनाया हो या उसका विनाश हम कर पाए। हाँ, हो सकता है कि आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि हमने एसी बनाया है, टीवी बनाया, फर्नीचर बनाया, बट उसको बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल लाए हैं वो हमें अर्थ पे ही ऑलरेडी हमने मॉडिफाई किया है चीजों को अपने यूज के अनुसार। बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने क्रिएट की हो। हमने इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, बट ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने बनाई हो। अब वही चीज, डाउट वो नहीं लाना है कि हमने एसी बनाया, टीवी बनाया, फैन बनाया, बट उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हमने यूज किया है वो ऑलरेडी अर्थ पे था। तो डिटेल में बात करेंगे इसमें। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान का जब ना ही विनाश होगा और ना ही निर्माण होगा तो क्या रासायनिक समीकरण या किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के दोनों तरफ जो तत्व या यौगिकों, जो तत्वों में तत्वों की संख्या जो है, क्या वो समान होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो वो चीज तो जो चीज अभिकारक में है वही चीज उत्पाद में भी होनी चाहिए, उतनी ही संख्या में होनी चाहिए। अभी हम मोलों की संख्या पर आएंगे, बट उससे पहले रासायनिक समीकरण जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है उसके 2 प्रकार होते हैं, उसी में हम शुरू करने जा रहे हैं। जो ये नियम है कहाँ लगता है वो अभी हम दोनों जब समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, तो वो नियम कैसे फॉलो हो रहा है, कहाँ लागू हो रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं अपने पहले रासायनिक समीकरण के प्रकार की तरफ, वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता। कैसे नहीं होता, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो रासायनिक समीकरण के उदाहरण में हमने अमोनिया की फॉर्मेशन को देखा था। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से अमोनिया बनता है। अब यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कैसे नहीं हो रहा? जो ये समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो क्यों है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है, हम समीकरण तो पहचान जाते हैं लेकिन कौन सा संतुलित है और कौन सा असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट आप अगर ध्यान से अगर मैं इस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब पिछली क्लास के बाद आपको अभिकारक और उत्पाद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इन केस जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख के तब पार्ट 2 देखने आए, और जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उनको ये आइडिया होगा कि जो यौगिक तीर के निशान के दाई बाईं ओर, सॉरी, वो यौगिक जो तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स होते हैं, और तीर के निशान के दाईं तरफ जो यौगिक लिखा जाता है वो एक या दो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एक का, तो वो उत्पाद होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कैसे नहीं हो रहा। आप देखेंगे यहाँ पे कि अभिकारक में जो नाइट्रोजन के तत्वों की जो संख्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो है 2। हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या कितनी है? 2। अब आते हैं हम अपने उत्पाद की तरफ। अब आते हैं हम अपने उत्पाद की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1। अगर आपको पता है कि 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में बताया गया होगा कि अगर कोई नंबर किसी एलिमेंट के सिंबल के साथ नहीं लेगा तो उसकी संख्या हमको क्या लेनी है? 1। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी द्रव्यमान का ना ही विनाश होगा और ना ही उसका निर्माण होगा। तो अगर अभिकारक में 2 नाइट्रोजन है तो उत्पाद में भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, बट क्या यहाँ पे है? नहीं है। अगर अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है तो उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या उत्पाद में 2 हाइड्रोजन है? नहीं है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा वो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। क्लियर है सबको? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा बैक करके रिप्ले करेंगे और इसको दोबारा सुनेंगे। अब मैं चलता हूं अगली। यही सेम चीज आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये हो गया था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नॉट इक्वल एंड इट डज नॉट फॉलो टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उम्मीद है कि आपको जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है यानी कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्लियर होगी। चलते हैं अपने, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है जो कि अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? जैसा कि आपको मालूम है और मैंने अपनी ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया भी था कि जब भी हम किसी भी चैप्टर को लेके चलेंगे तो क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो बीएसईबी बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यू की वेटेज काफी ज्यादा है। 10th क्लास की अगर बोर्ड एग्जाम में बात करूं तो 80 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये काफी बड़ा वेटेज है कि आप 40 मार्क्स एमसीक्यू से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो भी टॉपिक होते जाएंगे उससे रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में बीएसईबी के एग्जाम में पूछे गए होंगे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन क्वेश्चनों को आपके सामने टॉपिक के साथ ही लेकर आए, और चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्विक रिवीजन में क्वेश्चन के फॉर्म में भी करेंगे हम उसको, तब उस पर बात आएंगे। अभी आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऊर्जा, आयतन, द्रव्यमान, ताप। तो अगर किसी ने पिछली जो एक्सप्लेनेशन थी अगर वो नहीं भी सुनी होगी तो आप क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ना द्रव्यमान का ही ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। चलते हैं, सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड, समीकरण को संतुलित करना। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर अभिकारक और उत्पाद में अगर तत्वों की संख्या बराबर नहीं होगी
अगर अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर नहीं होगी तो वह कैसा समीकरण होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो अगर समीकरण असंतुलित है तो उसे हमें संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तो यही नियम देखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही विनाश। अगर निर्माण विनाश दोनों नहीं होगा तो दोनों तरफ जो रासायनिक समीकरण जो तत्वों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, समीकरण को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज बैलेंसिंग एन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि अभी हमने असंतुलित रासायनिक समीकरण को डिस्कस कर लिया है, तो अब चलते हैं हम अपने किसकी तरफ? संतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता। तो अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण पे। यह वह समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जहां अभिक्रिया में द्रव्यमान न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने से क्या मतलब है? तो आइए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसके थ्रू हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और वो कैसे हम देखेंगे? हमें देखनी है अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की संख्या। आइए चेक करते हैं। हम पहले अभिकारक में देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो अभिकारक होते हैं तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पहले आप उनका सिंबल लिख लेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब अभिकारक में आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? एक ही कार्बन है, इसकी संख्या लिख ली। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर किसी यौगिक या किसी तत्व के प्रतीक के सामने अगर कोई नंबर लिखा है तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4। इस चीज का ध्यान रखना है। और क्यों ध्यान रखना है, मैं इस पे क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, मोलों की संख्या के बारे में कक्षा 9 में अणु और परमाणु में काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई होता है, हमने डिस्कस किया था इसको। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया कि अभिकारक में तत्वों की संख्या कितनी है। अब चलते हैं हम अपने उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद में भी हम तीनों तत्वों का सिंबल लिख लेते हैं। ये हमारा अभिकारक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे हमने अभिकारक और कहाँ पे हम उत्पाद लिखने जा रहे हैं। अभिकारक यानी रिएक्टेंट हो गए। अब उत्पाद में भी कार्बन की संख्या कितनी है? एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, लिख दिया। हाइड्रोजन को देखेंगे अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, वो यहाँ पे H2 देखेंगे और हाइड्रोजन की जो संख्या है उसको 2 लिख देंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 9th क्लास में मोलों की संख्या जब आपको पढ़ाई गई है तो आपको बताया गया है कि अगर किसी भी यौगिक के तत्व के सामने अगर कोई नंबर लिखा है तो वो मोलों की संख्या है और उसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे भी ऑक्सीजन के केस में किया था। तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब आते हैं ऑक्सीजन की संख्या पे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 ऑक्सीजन तो पहले यौगिक में हो गए। अब आते हैं अपने दूसरे यौगिक की तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। और इस पूरे यौगिक के सामने अगर 2 मोलों की संख्या लिखी है तो 2 1 जा 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 4। अब हम तुलना करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे अपने अभिकारक में तत्वों की संख्या को उत्पादों में तत्वों की संख्या से। आइए देखिए, क्या कार्बन 1 है अभिकारक में?
उत्पाद में भी एक ही कार्बन है। क्या अभिकारक में 4 हाइड्रोजन है? तो उत्पाद में भी 4 हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 4 है तो यहाँ पे इसके उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 4 है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, जिस नियम में हमने यही पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व है ना, तो द्रव्यमान जो है उसका ना ही विनिर्माण होगा और ना ही विनाश। तो दोनों तरफ संख्या बराबर है। आगे चल के हम और भी बहुत सारे उदाहरण के थ्रू इसको देखने वाले हैं। तो क्या आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में जो अंतर है वो स्पष्ट हो गया? इन केस अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है किसी को कि यहाँ पे कोई चीज हमने जो मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया, अगर वो कैसे हो गया, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करेंगे, पीछे करके वापस से प्ले करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई जो समीकरण है अगर वो असंतुलित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाना होगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करवाने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उस समीकरण को असंतुलित से क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो वही हमारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर यही एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में मिलेगी आपको जो अभी हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया था। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अभी थोड़ी देर पहले सेम जो समीकरण था हमने लिखा था वो उस वक्त अनबैलेंस था, यानी असंतुलित था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अमोनिया के निर्माण का जो समीकरण है, जो केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे अभी अनबैलेंस था। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, लेकिन जो उत्पाद है यहाँ पे 1 और 3 थे। उत्पाद में 1 और 3 थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 और 3, और यहाँ पे 2 और 2, मतलब संख्या बराबर नहीं थी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि अगर उसे संतुलित करना भी होगा तो हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इस उदाहरण में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पिछला समीकरण हमने असंतुलित रूप में लिखा था उसको यहाँ पे संतुलित कर दिया गया। हमने पीछे लिखा था कि N2 + H2 टेंड्स टू NH3, लेकिन जो यहाँ पे आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इसको संतुलित करने के लिए कुछ नंबर लगाए गए हैं। नंबर मतलब मोलों की संख्या ही हो गई वो, पर वो कैसे लगाए गए, उसको लगाने के लिए किन नियमों का या किन स्टेप्स का हमें किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, अब हम उसकी तरफ चलेंगे और उसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पर ये नंबर लगाने से क्या ये वाकई में संतुलित हो गया, पहले इसकी जांच कर लेते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे और किन किन नियमों का पालन करके हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक एक स्टेप एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमें यहाँ पे उदाहरण दिया, पहले मैं जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी जो असंतुलित समीकरण है उसको मैं मिटा देता हूँ, और जो यहाँ पे हमारे पास संतुलित समीकरण लिखा हुआ है उसकी हम एक बार वेरिफिकेशन करेंगे, क्या जो एक नंबर डाले गए हैं क्या वो संतुलित है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन के तत्वों की संख्या, जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो नाइट्रोजन के हैं वो कितने हो गए? 2। आते हैं हाइड्रोजन पे। अभी हम अभिकारक की बात कर रहे हैं, अभी हम उत्पाद पे नहीं गए हैं। फिर से रिवाइड करा रहा हूं, अभिकारक जो हैं वो तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे भी हम अभिकारक की बात करें तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या 6। फिर रिपीट कर रहा हूं कि केवल आपको हाइड्रोजन के बाद जो नंबर लिखा है उसको देखकर तत्वों की संख्या को नहीं लिख देना है। मैं फिर क्लास 9th में मोलों की संख्या जब पढ़ाई गई थी आपको बताया गया था कि जो भी मोलों की संख्या आगे आई किसी तत्व या यौगिक के सामने उसको हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 6 है। आते हैं अपने उत्पाद पे। नाइट्रोजन यौगिक के रूप में एक ही नाइट्रोजन वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मोलों की संख्या वहां लगाई गई है तो 2 1 कम 2 मोलों की संख्या हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3, तो 2 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अभिकारक में भी 6 हाइड्रोजन, उत्पाद में भी 6 हाइड्रोजन, अभिकारक में भी 2 नाइट्रोजन, उत्पाद में भी 2 नाइट्रोजन। इसका मतलब ये समीकरण कैसा है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
पर अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लगाया, और अगर लगाया भी तो किस नियम के अनुसार या किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी तो जो हमारे सामने उदाहरण दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सिंपल सा है कि इसमें हम अगर ट्रायल एंड एरर मेथड का भी अगर यूज करें तो उसके यूज से भी हम इसको बैलेंस या संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब जो हम आगे जो टॉपिक देखने जा रहे हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी रासायनिक समीकरण जो है अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको अनबैलेंस से हमें उसको बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिया है आपके लिए कि आयरन जब H2, पहले देख लेते हैं कि ये असंतुलित है या नहीं है। तो आयरन में अभिकारक की अगर बात करें तो अभिकारक में जो आयरन का जो नंबर है, जो आयरन के तत्वों की संख्या है वो 1, हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या है 2, ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या है 1। अब आते हैं उत्पाद की तरफ, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसके बाद तीर का निशान आ गया। तीर के निशान के आने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे अभिकारक समाप्त हो गए। अब आते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद में एक बार देख लेते हैं कि आयरन के तत्वों की संख्या कितनी है। आप देख पा रहे होंगे Fe के बाद 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आयरन के जो तत्वों की संख्या है वो 3 है। आते हैं ऑक्सीजन पे, जो ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या है वो 4 है, और हाइड्रोजन तत्वों की संख्या 2 है। तो कि एक हाइड्रोजन को छोड़ के जो आयरन और ऑक्सीजन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये असंतुलित दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, हमको संतुलित करना पड़ेगा। आइए कुछ स्टेप्स का ध्यान रखते हुए हमें इन्हें संतुलित करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एनसीईआरटी की ही कटिंग या जो चरण उसमें दिए हुए स्टेप्स जो दिए हैं उसी को मैंने आपके लिए रखा है कि इन्हीं स्टेप्स का फॉलो करके हम किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं ये केवल समझाने के लिए बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में किसी भी समीकरण को अगर संतुलित करने के लिए आता है तो आपको इन सारे स्टेप्स को लिखना नहीं होगा। हाँ, उसको संतुलित करने के लिए इन चरणों का, इन स्टेप्स का आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप इन चरणों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी रासायनिक समीकरण जब अगर संतुलित करते हैं तो आपके जो समीकरण को संतुलित करने पे गलत होने के जो चांसेस होंगे वो बेहद ही ना के बराबर 0% चांस लगभग हो जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसा कि हमने एक उदाहरण देखा था कि आयरन H2 वाला भी हमने देखा था कि वो अनबैलेंस या असंतुलित कैसे है, वो अनबैलेंस या असंतुलित कैसे है। तो अब देख लेते हैं उसके बारे में एक बार। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण ऊपर लिखा हुआ है, चरण 1 में लिखा हुआ है कि पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। तो जो अभी देखो फर्स्ट स्टेप में कुछ मेजर काम आपको करना नहीं है, जो भी आपको 4 यौगिक हैं आप उन चारों को अलग अलग एक बॉक्स बना के उसको बंद कर देंगे, एक वर्ग या आयत की फॉर्म में चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या लिखा हुआ है, आप एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी की तरह टेबल बनाएंगे और उसमें अभिकारक में कितने तत्व हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के या किसी भी तत्व के, और उत्पाद में कितने हैं, पहले आप उसको एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा बैलेंस, जैसा कि हमने बनाया भी था कि पीछे, तो वही चीज यहाँ पे की गई है कि अभिकारक में कितने आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज उत्पाद में कितने आयरन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। तो ये बनाने से हमें ये पता लग गया कि ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। आते हैं आगे बढ़ते से थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम, क्योंकि यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे 2 तत्व जो है वो संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन संतुलित दिखाई दे रहा है लेकिन आयरन और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित नहीं है। तो इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, वही चीज आपके थर्ड स्टेप में लिखी होगी। सुविधा के लिए ध्यान दीजिएगा कि आप गलत होने के चांस कम हो, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, कुछ भी हो सकता है। आपको जब बैलेंस करना शुरुआत करने जाना है तो वो तत्व देखना है आपको जो सबसे बड़ी संख्या में उपस्थित हो। अब वो अभिकारक में भी हो सकता है और वो उत्पाद में भी
हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने टेबल बना लिया, तो यहाँ पे आपको कौन सा तत्व सबसे अधिक संख्या में दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 4। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वही सबसे बड़ी मात्रा में है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने से। तो वही चीज हम थर्ड स्टेप में करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ध्यान दीजिएगा, तो जो अभिकारक है उसमें एक ऑक्सीजन है और जो उत्पाद है उसमें 4 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे अभिकारक है वहां पे भी 4 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमें वहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थर्ड स्टेप को, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या चेंज किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन तो आपके पास उत्पाद में पहले से ही है। हमें अभिकारक में भी ऑक्सीजन को 4 बनाना है। तो अभिकारक में भी ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। वही काम हमने किया, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो हमारा हाइड्रोजन था, जो कि शुरुआत में बैलेंस ही संतुलित स्थिति में ही था, वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। पर इसमें घबराना नहीं है, कभी भी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। शुरुआत आपको वहीं से करनी है जहां से जो तत्व सबसे बड़ी संख्या में है। तो ध्यान दीजिए, तो हमने 4 टू जा, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन जो पहले अनबैलेंस था अब वो 4 की संख्या में आ चुका है। आते हैं अगले स्टेप में, अब आयरन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन, हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं हम आयरन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर। अब वही देखिए चरण 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया हमने, लेकिन जो आयरन है और हाइड्रोजन है वो अब भी संतुलित नहीं है। तो इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुरुआत आपने सबसे ज्यादा वाले से कर दी, अब उसके बाद आप किसी भी एक को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। आगे मैंने बहुत सारे उदाहरण ले रखे हैं आपको क्लियर करने के लिए, कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। फिलहाल हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे हम अब पिक कर लेते हैं हाइड्रोजन को, किसी को भी पिक कर सकते हैं, आप आयरन को भी ले सकते हैं पहले, बट हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा पहले से संतुलित था। तो अभी हमारे पास अभिकारक में कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 4 टू जा 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। उत्पाद में लेकिन 2 ही हैं। तो 2 को 8 बनाने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 2 को 8 बनाने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें 2 को 8 बनाना हो तो हम उससे किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो चरण 4 है इसमें हमने उत्पाद में हाइड्रोजन जो 2 था उसको 4 से गुणा करके उसकी संख्या को भी 8 पहुंचा दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, चरण 4 के बाद हमारे कितने तत्व संतुलित हो गए हैं? चरण 4 के बाद हमारे 2 तत्व संतुलित हो चुके हैं, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। अभी भी हमारा जो आयरन है, जो लोहा है, वो अभी भी क्या है, असंतुलित। तो अब एक ही तत्व बचा है संतुलित करने के लिए। तो चरण 5 में वही बात लिखी पड़ी है कि ऊपर दिए समीकरण जांच कीजिए, तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तो तीसरा तत्व जो हमारा अब तक असंतुलित है वो कौन है, वो आयरन है। तो हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए क्यों 3 से कर रहे हैं, क्योंकि उत्पाद में हमारे पास आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग चरण 4 पे आ चुके थे, तो अब यहाँ इसी उदाहरण में देखेंगे, उत्पाद में हमारे पास 3 आयरन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब उसको भी हमें अभिकारक में भी 3 आयरन को करना है, तो हम उत्पाद में क्या कर देंगे, सॉरी, अभिकारक में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अभिकारक में 3 से गुणा कर देंगे। तो अब आप पाएंगे कि जो आपका समीकरण जो शुरुआत में असंतुलित था, अब वो क्या हो चुका है, वो संतुलित हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 3 आयरन है। एक बार कम देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या यहाँ पे 3 आयरन है, उत्पाद में भी 3 ही है। 4 टू जा 8, अभिकारक में 8 हाइड्रोजन है, 4 टू जा 8, उत्पाद में भी, यानी जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें भी 8 हाइड्रोजन है। अब आते हैं ऑक्सीजन की संख्या पे, 4 1 जा 4 और 4 ही उत्पाद में भी है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। अगर किसी में अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज इसको दोबारा से एक बार देखिए, क्योंकि जब तक आपको ये स्टेप समझ में नहीं आएंगे तब तक आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे।
अब वही चीज है, अब उसको हम एक चीज और लिख सकते हैं कि समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। अब उसमें हम अवस्था के बारे में भी लिख सकते हैं, स्टेट्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि जो आयरन होता है हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे आयरन सॉलिड स्टेट में होता है, तो हमने उसके सिंबल के रूप में सॉलिड लिख दिया। जो जो हमारा वाटर है यहाँ पे कैसे स्टेट में है, अब ध्यान दीजिएगा, वाटर तो तीनों स्टेट में होता है ना, सॉलिड में आइस की फॉर्म में, लिक्विड में वाटर की फॉर्म में, और गैसेस स्टेट में स्टीम की फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना, तो हमने उसको स्टेट की जो जिस स्टेट में था उसको हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो H2 गैसियस फॉर्म में होता है, O2 भी गैसियस फॉर्म में होता है, वो कंबाइन होकर H2O फॉर्म करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है मेरे पास रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के। यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे कल। क्यों कल? क्योंकि जो मैंने अभी आपको एक बार स्टेप्स बताए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के, आप एक बार इन सारे स्टेप्स को रिकॉल करेंगे, क्योंकि अगर इन स्टेप्स में कोई भी कंफ्यूजन रह गई तो जो भी मैं उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफी उदाहरण मैं आपके साथ लेकर आया हूं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 3 उदाहरण को हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में ट्रायल एंड एरर मेथड के माध्यम से भी हम देखेंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो यहीं से हम अपनी अगली क्लास को शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको बताया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, किन स्टेप्स का ध्यान रखना है, किन चरणों का उपयोग करके हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहां से हम कल शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।